बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं अहमद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स की। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड आपको पेपर पेयरिंग स्कीम करवा रहे हैं। इस स्कीम के अंदर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बता रहे हैं, प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप लाहौर बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, मुल्तान, साहिवाल, इसके अलावा फैसलाबाद बोर्ड, या आप फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं, पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करें, तो ये वीडियोस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगी आपके लिए। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के अंदर जो मौजूद क्वेश्चन है, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है और इनका सोल्यूशन क्या है इन सिंपल वर्ड्स। चाहे आप लो से लो स्टूडेंट्स भी हो ना, तो आपको ये इंग्लिश याद करने में एक तो इजीनेस फील होगी, दूसरा आपको याद भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं, ताकि मैं पेज के ऊपर आपको ये गाइड करूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और उनका सोल्यूशन क्या है, प्लस आपको समझाऊंगा भी साथ साथ। तो चलें स्टूडेंट्स पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें पेज नंबर 1 आपको शो हो रहा है। इस पेज के ऊपर देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, एक्सरसाइज सोल्व्ड क्वेश्चन 3.1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन कहता है डिफरेंशिएट डिफरेंस बिटवीन, आपको कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। फिर आपको कहता है एक्सेलरेशन की तारीफ बताएं, डेफिनेशन लिखें और एसआई यूनिट लिखें दोनों के, यानी कि वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में 3 क्वेश्चन है जिसको मिलाकर उसने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहले आंसर सुन लें, फिर मैं ना एंड पे आपको बताता हूं ये क्वेश्चन आ कैसे सकता है, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो एक ही टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल्स के अंदर जब हम डिस्प्लेसमेंट को कवर करें, तय करें इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो याद रखिएगा हमारा वो कहलाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी जो जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट कवर अप करें लेकिन अनइक्वल टाइम में, वक्त के गैर मसावी हमारे पास क्या हो, गैप्स हों, वक्फे हों। तो जब कोई भी आप डिस्प्लेसमेंट कवर करें अनइक्वल टाइम के अंदर, तो याद रखिएगा ऐसी वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। अब आ जाएं आगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि जब वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आती है ना, एक वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जब बॉडी जाती है, वी आई से वी एफ तक जब बॉडी पहुंचती है, तो इसके दरमियान वक्त आता है, यानी कि वक्त के लिहाज से जब तब्दीली आती है वेलोसिटी के अंदर, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। नीचे फार्मूला दिया गया हुआ है, आपने इस फार्मूले को भी लिखना है जब उसने एक्सेलरेशन की आपसे डेफिनेशन मांगनी है। अब आपने एसआई यूनिट लिखने हैं दोनों के, तो वो नेक्स्ट पेज के ऊपर शो हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब इनके यूनिट्स देखें, यूनिट्स मींस एसआई यूनिट्स, ठीक है ना। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, ms-1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर का मतलब होता है -1, ठीक है ना। सेकंड, मीटर पर सेकंड क्या कहलाता है, ms-1। इसी तरह एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर का मतलब हमेशा होता है माइनस, माइनस का साइन को कहते हैं पर, अब स्केयर है तो -2 ऊपर डाल देंगे, यानी कि ms-2। तो ये किसका आ जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन आपको आता 3 तरह से है। आपको नंबर 1 वो पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी। नंबर 1 इस तरह आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 2 वो क्वेश्चन ये कह सकता है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। फिर आपने एसआई यूनिट खाली किसका लिखना है, इसका एक्सेलरेशन का, और उसकी डेफिनेशन प्लस फार्मूला लाजमी डेफिनेशन के अंदर लिखना है, ठीक है ना। जो चीज एक क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोवाइड की जाए वो समझ लीजिएगा, क्वेश्चन जैसे मर्जी आया आपने आंसर यही लिखना है। ये कंप्लीट वर्किंग करके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब नंबर 3 आपको किस तरह वो क्वेश्चन कह सकता है, क्वेश्चन इस तरह आपको कह सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल वेलोसिटी एंड राइट इट्स क्या, यानी कि वेलोसिटी का एसआई यूनिट। तो आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखनी है, प्लस उसका क्या बता देना, आपने एसआई यूनिट बता देना। तो ये एक क्वेश्चन है लेकिन आता ये 3 तरह से है। इसी पेज नंबर 2 के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 2 शो हो रहा है 3.2। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक्सप्लेन द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटेड वेलोसिटी। आपने क्या इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एक बॉडी आपने ऊपर फेंका, कोई भी चीज आपने ऊपर फेंकी, कहता बताओ जब वो चीज ऊपर की तरफ हम फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। और ये भी बताओ जब वो बॉडी नीचे की तरफ आएगी तब उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, वेलोसिटी रिलेटेड, यानी कि वेलोसिटी को मद्देनजर रख के आपने बताना है, ठीक है। अब देखिएगा, एक्सेलरेशन आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही होता है, ठीक है। अब कहता है जब आंस में यह आपने लिखना है, जब भी कोई बॉडी को आप ऊपर फेंकोगे, जस्ट लाइक आपने बॉल, क्रिकेट बॉल को ऊपर फेंका, तो याद रखना उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा। जी की वैल्यू, जैसे ही कोई बॉडी आप ऊपर फेंको, जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब कहता है वही बॉल जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तब उसकी स्पीड तेज होगी और उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव क्यों साइन होगा, नीचे एक्सप्लेनेशन में देखिएगा। कहता है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा मोशन की तरफ होती है, जिस तरफ को कोई चीज मूव कर रही हो ना उस तरफ को वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ होती है, यानी कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ना वो आपकी ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगी। आपकी ग्रेविटी आपको पता है हमेशा ऊपर की तरफ होती है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगी। ग्रेविटी ऊपर नेगेटिव होती है, एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ नेगेटिव होगा। कहता है जो वेलोसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब है जिस तरफ को आपकी बॉडी मूव कर रही है ना उस तरफ को आपका होगा, आपकी होगी वेलोसिटी। तो जब वही बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना तो याद रखिएगा वही जो वेलोसिटी नेगेटिव थी, वो एक्सेलरेशन जो नेगेटिव था वही एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी में और स्पीड भी चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज होकर तेज हो जाएगी उस बॉल की, और वही बॉल पॉजिटिव आपको वेलोसिटी यानी कि जी की फिर पॉजिटिव वैल्यू वो शो करेगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट मतलब है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट इसी तरह आएगा, आपने भी ऐसे ही लिखना है इसको। अब पेज नंबर 3 आपको शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 3.3, कैन अ बॉडी रिवर्स्ड कैन अ बॉडी हैव अ वेलोसिटी रिवर्स्ड इस इट्स डायरेक्शन। कहता है किसी भी जिस्म की वेलोसिटी, क्या वो जिस्म अपनी वेलोसिटी को रिवर्स्ड कर सकता है अपनी डायरेक्शन को, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, जब एक्सेलरेशन रहे कांस्टेंट, इफ सो कहता है अगर ऐसा है तब दें हमें रीजन से बताएं। क्वेश्चन वो क्या कहता है, कहता है अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कहता है क्या वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। कहता है अगर हो सकती है आपके ख्याल से तो रीजन दें। बिल्कुल हो सकती है, यस बॉडी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन रिवर्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दफा पेपर में आता है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर। हाँ, कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है जब एक्सेलरेशन को हम रखें कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपको पता है जी, जी क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है ना, जी खाली ग्रेविटी नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप एक बॉल को ऊपर फेंको तो आपको पता है ऊपर की तरफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3.2 के अंदर आपको एक्सप्लेन किया कि ऊपर की तरफ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी होगा और उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8, इसको आप 10 भी लिख सकते हो। तो ऊपर की तरफ उसका जब एक बाल को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अब वही एक्सेलरेशन 9.8 ही रहेगा, जब वो बाल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी ना तो वही वेलोसिटी उसकी नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की तरफ हो जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे बाल को आप ऊपर फेंको और वही आप बाल अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वो एक्सेलरेशन की अमाउंट को, वैल्यू को चेंज नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा दफा ये क्वेश्चन वो पेपर वाला आपसे पूछता है एक्सरसाइज इस थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर से। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की हम डिस्कस करते हैं आपसे। ये क्वेश्चन नंबर है आपकी एक्सरसाइज का 3.6। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन क्या है, कहता है एक्सप्लेन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द वेलोसिटी v and acceleration a of a car is number 1 parallel, number 2 anti-parallel, number 3 perpendicular, number 4 v is 0 but a is not 0, यानी कि velocity 0 a is not 0, और number 5 v is not 0 a acceleration is 0। तो ये स्टूडेंट्स ये 5 कंडीशंस हैं, इन 5 कंडीशंस में से ना ऊपर वाली स्टेटमेंट ऐसे ही आपको कहता है एक्सप्लेन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वाली, नीचे 5 में से कोई 2 कोई 3 आपको सिचुएशन दे सकता है। तो आपने
आंसर करना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से पंजाब के अंदर बिलोंग करते हैं ना। ये क्वेश्चन और इससे ऊपर जो मैंने क्वेश्चन आपको 3.3 बताया था, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा दफा पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और आपको मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूं। पेज नंबर 4 आपका शो हो रहा है आपको, इसके ऊपर अब मैं आपको ना आंसर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर कैसे आएगा, हमने सबसे पहले ये बताना है कि एक कार मूव कर रही है वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन से, ये कब एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो पैरेलल बताने से पहले ना ये लाइन को आपने लाजमी याद करना। क्या आपको पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, जिस तरफ को बॉडी मूव कर रही होती है, यानी कि जिस तरफ को चीज मूव कर रही होती है, मोशन की डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ को फोर्स लगती है, ताकत जिस तरफ को अप्लाई होगी ना किसी भी बॉडी के ऊपर, उस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब पैरेलल पैरेलल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक कार के अंदर पैरेलल कब होंगे, जब गाड़ी बिल्कुल स्पीड से मूव कर रही होगी। स्पीड से मूव कर रही है, वेलोसिटी बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो पैरेलल कब चीज होगी, जब कार बिल्कुल स्पीड से मूव कर रही होगी। अब देखिएगा एंटी पैरेलल कब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसी कार के अंदर एंटी पैरेलल होंगे, जब आप ब्रेक अप्लाई कर दोगे। अचानक गाड़ी चल रही थी, आपने अचानक से फोर्स अप्लाई की, फोर्स मींस आपने एक्सेलरेशन अप्लाई किया, एक्सेलरेशन अप्लाई किया तो मतलब ब्रेक अप्लाई की। जैसे ब्रेक अप्लाई करेंगे ना तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, और एक्सेलरेशन डिक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी नहीं डिक्रीज होगी, वेलोसिटी कार फिर भी रुकेगी कार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद फिर रुकेगी। तो इस अमल में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो ऐसे अमल को आप क्या कहोगे, ऐसे अमल को आप कहोगे एंटी पैरेलल होगा। कब ये दोनों सिचुएशंस एंटी पैरेलल होंगी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जब कार के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई होंगी। नंबर 3 परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a एक कार के अंदर परपेंडिकुलर कब होंगे, यानी कि 90 का एंगल कब बनाएंगे, जब वही कार को आप ना एक सर्कल के अंदर गोल गोल दायरे में रोटेट करते रहो, घुमाते रहो घुमाते रहो, तब एक्सेलरेशन a और वेलोसिटी v हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 का एंगल बनाएंगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या थी, वो थी वेलोसिटी जब आपकी हो 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। इसका आंसर आगे वाले पेज के ऊपर है, आगे वाले पेज के ऊपर चलते हैं और आंसर मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको इस पेज के ऊपर रिक्वायरमेंट नंबर 4 का आंसर बताना है, जो क्या थी, जब वेलोसिटी आपकी 0 हो, एक्सेलरेशन 0 ना हो। तो वो किस सिचुएशन में होगा, जब आप कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई कर देंगे। तो वेलोसिटी आप बिल्कुल 0 कर देंगे, यानी कि गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी। मींस क्या, वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है, मोशन ही कहते हैं ना वेलोसिटी को। तो गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी, यानी कि गाड़ी रेस्ट में आ जाएगी। इस वहां पर क्या होगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, आप ब्रेक को हटा भी सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं ब्रेक को, तो एक्सेलरेशन इस सिचुएशन में 0 नहीं होता जब आप गाड़ी के ऊपर ब्रेक अप्लाई करते हैं। आगे नंबर 5 आपका पॉइंट क्या है, जब एक्सेलरेशन 0 हो, वेलोसिटी 0 ना हो, तो वो कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा, जहां पर आपको ब्रेक अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। याद रखिएगा वहां पर एक्सेलरेशन 0 होता है। तो वो कौन सी सिचुएशन होगी, जब गाड़ी जो है ना वो एक कांस्टेंट स्पीड के अंदर ना मूव किए जा रही है चले जा रही है। तब वहां पर एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स आप कोई भी नहीं लगा रहे, ब्रेक आप कोई भी नहीं अप्लाई कर रहे, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी 0 नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा, अब हम क्वेश्चन करेंगे 3.9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। मैं बार बार आपको वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये तमाम पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। देखें क्वेश्चन आपके पास क्या है, डिफाइन इंपल्स और इसका रिलेशनशिप बता दें लीनियर मोमेंटम के साथ। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपल्स क्या होता है आपको बताओ, इंपल्स सिंपल लैंग्वेज में इंपल्स सुनिएगा। अगर आपकी कोई भी बॉडी चल रही है, कोई भी जिस्म चल रहा है, उसके रास्ते में एक ऐसी रुकावट आ जाती है जो कि उस बॉडी के ऊपर डैमेज क्रिएट कर देती है, उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई समझ लीजिएगा स्क्रैच वगैरह डाल देती है, तो याद रखना वो बॉडी क्या कहलाएगी, इंपल्स कहलाएगी। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी को मूव कर रहे हैं और रास्ते के अंदर एक वॉल खड़ी है, वॉल के साथ जाकर गाड़ी टकराती है, और डैमेज किसको होगा, वॉल को कि गाड़ी को, गाड़ी को ऑफ कोर्स डैमेज होगा, उस चीज को कोई डैमेज नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में जितना डैमेज प्रोड्यूस होगा, वो चाहे थोड़ा उस गाड़ी के ऊपर डैमेज प्रोड्यूस हो, चाहे ज्यादा प्रोड्यूस हो, उसको हम कहेंगे इंपल्स। और ये इंपल्स का नीचे आपको फार्मूला भी शो हो रहा है। अब इसका रिलेशनशिप बताएं किसके साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ। खाली वो मोमेंटम भी आपको पेपर में कह देता है, वो कहता है एक्सप्लेन इट्स रिलेशनशिप विद मोमेंटम। तो बच्चे समझते हैं सर ये लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम पता नहीं कोई डिफरेंट चीजें, नहीं, मोमेंटम का ही दूसरा नेम लीनियर मोमेंटम है, ठीक है ना। अब इसका रिलेशनशिप देखें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए,
अब आपको पता है ए किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई और वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी। अब देखिएगा आप क्या करें, एफ इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में वी एफ माइनस वी आई ए की जगह एक्सेलरेशन की जगह ये फार्मूला पुट करें ना, तो ओवर डेल्टा टी। अब एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ एफ के साथ, तो एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल, आपको पता है इंपल्स इंपल्स होता भी यही है कि एफ का मल्टीप्लाई होना टी से, तो एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी हमने, क्योंकि एक साइड पे हमने इंपल्स लेके आना, दूसरी साइड पे हमने मोमेंटम लेके आना है, इस वजह से हम ये इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल्टा टी को एफ के साथ। अब एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई, और एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी क्या आ जाएगा, एम वी एफ आपको पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है आपको पी एफ, यानी कि पी मींस मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब नेक्स्ट जो इसका आंसर है वो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आप देखिएगा पेज नंबर 6 आपका आ गया। एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे आता है, पी एफ माइनस पी आई इज कॉल्ड डेल्टा पी, ठीक है ना। तो एफ मल्टीप्लाई बाय टी को हम एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर इंपल्स का तो फार्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई बाय टी, तो यहाँ पर तो एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी आ रहा है, तो आप इसकी जगह इंपल्स क्यों लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स डेल्टा पी, डेल्टा टी और टी खाली एक ही चीज है, तो एफ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी आ जाएगा इंपल्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी किसको शो करता है, चेंज इन मोमेंटम। तो हमने भी यही उसको बताना था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंपल्स एंड लीनियर मोमेंटम। तो इंपल्स और लीनियर मोमेंटम के अंदर रिलेशनशिप क्या है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। जब भी जहां पर भी इंपल्स आएगा, जहां पर भी किसी चीज को डैमेज आएगा, याद रखिएगा वो डैमेज किसके इक्वल होगा, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह भी कह सकता है, शो व्हाट इज शो दैट या प्रूव दैट इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आप बिल्कुल यही क्वेश्चन को ऐसे लिखिएगा, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आपने इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना। जाते मैं फिर बता देता हूं, वो रिलेशनशिप इंपल्स का मोमेंटम भी कह सकता है, वो रिलेशनशिप इंपल्स का लीनियर मोमेंटम भी कह सकता है, मीनिंग सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 3.10। ये क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट या डिफाइन भी आपको कह सकता है, या व्हाट इज भी आपको कह सकता है। स्टेट, डिफाइन, व्हाट इज मीन बाय, ये सेम सारी चीजें हैं। इसका मतलब यही होता है कि डेफिनेशन लिखो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये कहता है कि इसकी इंपॉर्टेंस बता दें, और ये भी बताएं कि ये क्यों इतना यूजफुल है, मुफीद है एक आइसोलेटेड बॉडी के लिए। आइसोलेटेड बॉडी कौन सी बॉडी होती है, ऐसी क्लोज्ड बॉडी जिसके अंदर कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती और अंदर से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती। और आप देखिएगा स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम सेम ही चीज है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी के अंदर कोई चीज बाहर से अंदर दाखिल नहीं हो सकती और अंदर से कोई चीज बाहर जा नहीं सकती, तो इस सिचुएशन में जो बॉडी के अंदर टोटल टेम्परेचर है, टोटल बॉडी का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे मिसाल के तौर पर थर्मास, तो चाय का थर्मास होता है, उसके अंदर चाय पड़ी होती है, कोई चीज बाहर से अंदर नहीं आ सकती, अंदर से चाय का कोई मालिक्यूल बाहर नहीं जा सकता, तो चाय क्या रहती है, हमेशा गर्म ही रहती है। वहां पर इसका टोटल मोमेंटम जो होता है ना थर्मोस के अंदर चाय का, वो बिल्कुल कंजर्व रहता है। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब आगे आपको वो ये कहता है इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। तो इसकी 3 तरह से इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 रॉकेट एंड फ्यूल। आपको पता है रॉकेट और फ्यूल, तब तक एक रॉकेट जो है ना, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल मौजूद होता है ना, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम की एक बेस्ट एग्जांपल है। उस रॉकेट और फ्यूल, रॉकेट को उड़ाने के लिए, रॉकेट को चलाने के लिए जो फ्यूल टैंक रॉकेट के अंदर लगे होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो रॉकेट के अंदर ना लगे हो तो रॉकेट कभी भी मूव नहीं कर सकता। अब दूसरी एग्जांपल क्या है, बुलेट एंड गन, ये भी इसकी एग्जांपल है। ये आपने इंपॉर्टेंस में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आप अगर लाइनें लिख रहे हैं किसी भी नोट से, किसी भी की बुक से, तो छोड़े उनको, आप ये लिखें, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरी एग्जांपल क्या है कि मॉलिक्यूल इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल का मतलब होता है कि एक सुराही के अंदर, जिस जो बिल्कुल ऊपर से क्लोज्ड हो, ढक्कन लगा हो, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे ना, गैस के मॉलिक्यूल, वो भी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको आएगा कैसे, आपको सिंपल ये भी कह सकता है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या व्हाट इज मीन्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इतना सा भी क्वेश्चन कह सकता है।
आगे भी थोड़ा सा कह सकता है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड बॉडी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली एक आइसोलेटेड बॉडी की क्या अहमियत है। या आपको ऐसे पूछ ले कि आपको जैसे उसने पूछा कि आइसोलेटेड बॉडी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये क्यों इतना मुफीद है, यूजफुल क्यों है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे भी ये क्वेश्चन आ जाए, तीन है इस क्वेश्चन के पार्ट, एक डेफिनेशन है, एक इंपॉर्टेंस है, एक यूजफुलनेस है। ये तीनों में कोई भी चीज आपको पूछ लेना तो स्टूडेंट्स आपने ना इंपॉर्टेंस और यूजफुलनेस ये सेम ही चीज है, आपने इंपॉर्टेंस ही लिखनी है। ठीक है ना, तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी करना है। अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3.11, ये क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर बहुत लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन छोटा सा पार्ट बस आपको पेपर में वो पूछता है और पूछा भी हुआ है उसने, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं। वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक क्लूजन। तो अंडरस्टैंड करना है आपने इलास्टिक क्लूजन ऐसी क्लूजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी क्लूजन करते वक्त, टकराते वक्त बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, कंजर्व रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है, रिमेन सेम रहती है। ये तीनों नेम ही आपने यूज करने हैं। नीचे अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो एग्जांपल भी लिख सकते हैं आप। अब आगे इनइलास्टिक क्लूजन ऐसी क्लूजन जिसमें टकराते वक्त क्लूजन के दौरान बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, नोट कांस्टेंट। अब नोट के बाद लिखा हुआ है कांस्टेंट, फिर नोट कंजर्व, फिर कांस्टेंट और रिमेन सेम। ये इन तीनों के साथ साथ आपने नोट नोट लिख लेना है। मैंने सिर्फ एक दफा नोट यूज किया है ताकि आप स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि तीनों के साथ ही नोट है, तो मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये नोट का मतलब क्या है कि इन इलास्टिक क्लूजन में बॉडी की जो टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी है ना, वो नोट कंजर्व नहीं रहती, मतलब सेम नहीं रहती, नोट कांस्टेंट भी नहीं रहती, एक जैसी भी नहीं रहती, और नोट सेम। इसका तो मतलब यही होता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपने करना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा आपका ये क्वेश्चन 3.12 वेरी वेरी एंड मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है। ये भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी ना किसी पेपर पंजाब के कोई भी बोर्ड हो और ये क्वेश्चन ना आया हो। ये इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, ध्यान से आपने स्टेटमेंट सुननी है। कहता है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ये अलहदा से आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। फिर कहता है ड्राइव द एक्सप्रेशन, कहता है एक ना मुझे इक्वेशन बना के दो, एक एक्सप्रेशन मुझे ड्राइव करके दो, एक फार्मूला मुझे जनरेट करके दो जिसकी मदद से मुझे ये पता चले एट नंबर 1 एट द टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि मैंने प्रोजेक्टाइल को किस फ्लाइट या किस मैंने कितनी इसको हाइट के ऊपर फेंकना है। नंबर 2 द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि वो कितनी रेंज कवर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये दूसरा सवाल है इस क्वेश्चन के अंदर। नंबर 3 कहता है शो दैट, कि अगर कहता है एक मुझे इक्वेशन फिर से ड्राइव करके दो कि मैं अगर इस प्रोजेक्टाइल को 45 एंगल के ऊपर फेंकूं तो मैक्सिमम रेंज कितनी आ सकती है उसकी वैल्यू बता दो। तो ये 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि आपने इसका आंसर किस किस तरह कैसे कैसे लिखना है। अब देखिए इस पेज के ऊपर आपको पहले क्वेश्चन का, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया 3 क्वेश्चन है। डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर रहते हुए ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल चीज उसको कहते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन के अंदर आती है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लेन भी कहते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इर्द गिर्द जो चीज घूमती है उसको 2 डायमेंशनल कहते हैं। और आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि ड्राइव एक्सप्रेशन करो 2 तरीके से एट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एट द टाइम ऑफ फ्लाइट की हम ना करने लगे हैं एक्सप्रेशन, एक फार्मूला ड्राइव करने लगे हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि आपने इसको वर्टिकली जब फेंकना है, वर्टिकली किसको कहते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को कहते हैं वर्टिकल, ऊपर को। तो जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर को ऐसे फेंकना है तो वो टाइम में क्या फार्मूला जनरेट होगा वो बता दें। तो इसमें आप न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करेंगे, सारी एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे, आपको स्टूडेंट्स पता चल जाएगा। मैंने इंतहाई मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करके ना सारी एक्सप्रेशन को मिला के ये बहुत सिंपल वर्ड में आपको मैंने बताया है। किसी भी की बुक से किसी भी नोट से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करें एक दफा में ही पढ़ेंगे ना आपको याद हो जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला एंड पे जनरेट होगा टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। आपको पता है जब प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी आएगा, ग्रेविटेशनल आएगा, जी का साइन आएगा, और जी बटे के नीचे आ रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव है।
ठीक है। आप कहोगे तो सर ये तो ऊपर की तरफ फेंक रहा तो नेगेटिव है। वी आई का क्या मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी, और साइन थीटा आपको पता है जब भी कोई चीज वर्टिकली फेंके ना हमेशा साइन थीटा उसके साथ आता है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बन जाता है। अब देखिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज का क्या मतलब है कि ये प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है ना। वो दूर जाके कैसे गिरता है, वो हमेशा हॉरिजेंटल यानी कि एक्स एक्सिस नहीं जिस तरफ आप बनाते हैं उसको कहते हैं हॉरिजेंटल। तो इसमें आपने हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेना है उस प्रोजेक्टाइल का, यानी कि वेलोसिटी इनिशियल जो लेनी है वो आपने लेनी है हॉरिजेंटल, यानी कि ये हॉरिजेंटली कितनी दूर जाके गिरता है। जैसे आपके मिसाल के तौर पर जो क्रिकेट बॉल ऐसे फेंकते हैं किसी की तरफ तो देखते नहीं है ये कितनी दूर जाके गिरी है, तो वो हम अपवर्ड नहीं फेंकते, वो हम एक्स एक्सिस पे फेंकते हैं, सामने की तरफ हम फेंकते हैं, तो ठीक है ना। तो उसमें आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेते हैं, तो यहाँ पे आप वी आई लोगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और नेक्स्ट आपको आगे वाले पेज के ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा देखें, क्योंकि आप रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं चीज को, यानी कि आप उसको प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं किसकी तरफ, हॉरिजेंटल एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस में, तो याद रखिएगा आपका जो रेंज का फार्मूला बनेगा वो बनेगा आर इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन टू थीटा, ये साइन स्केयर थीटा नहीं है, साइन टू थीटा ओवर जी। यानी कि यहां पर भी चाहे आप चीज को हॉरिजेंटल फेंकें चाहे आप चीज को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकें, तो स्टूडेंट्स जी हमेशा नेगेटिव होता है, और बटे के नीचे जो भी चीज आती है ना इस जी को बटे के ऊपर ले जाओगे तो ये नेगेटिव जी ही बनेगा। तो जी नीचे आ गया, वी आई मींस इनिशियल वेलोसिटी। अब आप कहोगे सर जब आपने ना टाइम में इनिशियल वेलोसिटी बताई थी ना तब उसके ऊपर स्केयर नहीं था आया, यहां पर वी आई स्केयर का क्या मतलब है, यहां पे वी आई स्केयर का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी डबल हो गई है, डबल हो गई है। वो कैसे स्टूडेंट्स डबल हो गई, क्योंकि आप चीज को सामने की तरफ जब फेंकोगे ना तो चीज स्पीडली मूव करेगी, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। यही चीज को जब आप ऊपर फेंकोगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि ऊपर की तरफ चीज जब जाती है ना, कोई भी चीज चाहे बॉल ही हो चाहे रॉकेट हो चाहे आपका प्रोजेक्टाइल हो, तो एक वक्त ऐसा आता है वो ऊपर एक सेकंड के लिए रुक जाती है चीज, वहां पे स्पीड जीरो हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वी आई स्केयर का ये मतलब है कि प्रोजेक्टाइल की स्पीड डबल हो गई है। जब प्रोजेक्टाइल की स्पीड डबल हुई तो साइन थीटा भी डबल हो जाएगा, तो उसके साथ भी 2 आएगा, तो ये रेंज का फार्मूला है। अब इसी क्वेश्चन का हमारा थर्ड पार्ट है कि शो दैट कि एंगल 45 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्टाइल को फेंकें तो मैक्सिमम रेंज क्या आएगी, ये हमने बताना है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, शो डैट का मतलब क्या होता है, शो डैट का मतलब होता है प्रूव करो, कहता है प्रूव करो कि जब हम ना इसी प्रोजेक्टाइल को 45 के एंगल पर हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग फेंक रहे हैं, तो तब ना 45 एंगल के ऊपर ये मैक्सिमम रेंज अपनी शो करता है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है ना। मैंने पहले ये बताया आपको कि ये बताना है हमने कि 45 एंगल के ऊपर ये रेंज क्या शो करता है, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या शो करता है, तो वो 45 ही शो करता है, इस चीज को हमने प्रूव करना है। शो डेट आए प्रूव डेट आए, इसका ये मतलब है कि आप प्रूव करो। तो प्रूव कैसे करना है, किसी भी इसकी मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमें एक तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड यानी कि वर्टिकली इसने क्या फार्मूला यूज करके गया था, और हॉरिजेंटली इसने रेंज कितनी कवर अप की थी। तो आप ना इसके लिए क्या करेंगे, टी का फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था, वी आई साइन थीटा ओवर जी। इसको मल्टीप्लाई देंगे आप किसके साथ, रेंज के साथ, और रेंज आपके पास क्या है, वी आई स्केयर साइन टू थीटा ओवर जी। तो जब आप ना कंप्लीट इसको सोल्व करेंगे ना तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, आपको पता है स्टूडेंट्स वी आई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू थीटा यानी कि आप ना आपका साइन थीटा क्या आ जाएगा 90 का एंगल, और 90 को जब डिवाइड करेंगे ना 2 के ऊपर तो 45 ही आएगा, यानी कि जब आप इस कंप्लीट को सोल्व करते हैं ना तो एंड पर आपको 45 एंगल ही क्रिएट होता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इस 45 एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम रेंज शो करता है। तो ये हमने प्रूव करके बता दिया, नीचे आपने लिख देना हैंस टू प्रूव्ड, ये अलहदा से ऐसे पूछते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं ये क्वेश्चन एक है लेकिन 3 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3.13 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल हैज मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम स्पीड। बहुत से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ना जब पढ़ते हैं ना एक चीज की मिस्टेक करते हैं, क्या वो कहते हैं कि मैक्सिमम, यहाँ पे तो सर वो ये पूछ रहा है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज क्या है, तो वो कहते हैं सर वो 45 का एंगल है, 45 का एंगल है, नहीं वो मैक्सिमम रेंज होती है कि प्रोजेक्टाइल कहाँ पे जाके गिरेगा। ये आपको पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड बताओ, स्पीड और रेंज में फर्क है, रेंज का मतलब होता है ये कितना डिस्टेंस कवर करके प्रोजेक्टाइल जाके गिर रहा है उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट तक ये गिरा है, ठीक है ना। स्पीड का ये मतलब है कि कितनी स्पीड में जा रहा है, तो ये चीज स्पीड और रेंज में फर्क होता है। क्वेश्चन को आपने कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं करना, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है इस तरह। देखें आप स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करना है बात को,
मिनिमम स्पीड प्रोजेक्टाइल की क्या होगी? मिनिमम स्पीड वही होगी कि जिस स्पीड से इसको फेंका गया वो इसकी मिनिमम स्पीड है। और मैक्सिमम स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैक्सिमम स्पीड डिपेंड करती है कि इस प्रोजेक्टाइल के अंदर आपने इसको वेलोसिटी कितनी दी है। इसको इसको कितनी रेंज तक आप कह रहे हो? देखो, अगर आप चाह रहे हो कि एक प्रोजेक्टाइल 2 सेंटीमीटर रेंज तक बस जाए, तो इसका मतलब वो बड़ी स्पीड से जाएगा क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा है। एक एक प्रोजेक्टाइल आप कह रहे हो कि वो मैक्सिमम अपनी रेंज तय करे 10 सेंटीमीटर, तो वहां पर स्पीड इसकी थोड़ी सी मैक्सिमम स्पीड इसकी थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज करके है। तो ये स्पीड जो मैक्सिमम है और मिनिमम है ये आपने इस तरह लिखनी है। और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? एक्सरसाइज वाले। अंदर से इस चैप्टर के अंदर इतनी ज्यादा चीजें नहीं पूछता जितना ज्यादा वो आपको एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर बोर्ड से हो, सरगोदा बोर्ड से हो, मुल्तान से हो, आप गुजरांवाला बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आपने कभी भी स्किप नहीं करने। अब आपने ये देखा, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 3 से। तो स्टूडेंट्स आप इन्हीं को काइंडली प्रिपेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप प्रिपेयर करना चाहते हैं बाकी क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लें, लेकिन एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 3 के इन क्वेश्चन को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। और आपको जाते जाते एक बात बताता हूं, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा वो हो ही नहीं सकता, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि वो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ना उठाए। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।